गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको आपके संचयन इस पुस्तक की दूसरी कहानी स्मृति यह पढ़ाने वाली हूँ और इसके लेखक हैं श्रीराम शर्मा। बच्चों, यह बात ठीक है कि साहसी मनुष्य अवसर आने पर अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। यह सच्चे साहस की पहचान है कि परंतु हर एक छोटे मोटे काम के लिए खुद को मौत के मुंह में ढकेलना मूर्खता या सिर्फ नादानी ही होती है। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वही साहस दिखाना चाहिए। कुछ बच्चे हम देखते हैं कि सिर्फ स्टंट्स दिखाने के लिए साहस दिखाते हैं, लेकिन वह अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं और वह यह भी विचार नहीं करते हैं कि उनके जाने के बाद या फिर अगर उनकी जान को कुछ खतरा हो जाए तो उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। बच्चों, साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वही साहस दिखाना चाहिए। बेवजह का साहस भी हमें खतरे में डाल सकता है। तो आज के हमारी यह जो कहानी है स्मृति, इसी बारे में है, जहाँ लेखक ने बेवजह साहस दिखाकर खुद की जान को कैसे खतरे में डाला था। तो इस कहानी के लेखक है श्रीराम शर्मा जी। पहले मैं आपको उनकी जानकारी देती हूँ। श्रीराम शर्मा जी का जन्म 1896 में हुआ था। उत्तर प्रदेश आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत, यह जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, उसके संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव। ये जो सारी पुस्तकें हैं वह शिकार संबंधी है। सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42, इसके जो संस्मरण बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके संस्मरण। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। स्मृति। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। यहाँ पर लेखक खुद के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। यह जो घटना हुई थी 1908 में हुई थी और दिसंबर का आखिर मतलब एंड था या फिर जनवरी का प्रारंभ, शुरुआत थी। चिल्ला जाड़ा मतलब बहुत ही तेज ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। मतलब 2-4 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी मतलब थोड़ी सी बारिश हुई थी, इसलिए शीत मतलब ठंड की जो भयंकरता है, मतलब कठिनता है, वो और भी बढ़ गई थी। मतलब बहुत ठंड पड़ गई थी, क्योंकि जो दिसंबर और आखिर जनवरी होती है उसमें पहले से ही ठंड होती है और बारिश के कारण और भी ठंड पड़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे हो गए। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। मतलब इनका जो बचपन है वह गांव में ही गुजरा था, इसलिए गांव के बच्चों के साथ वह घूमने जा रहे थे। तो कई बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ वह झरबेरी के बेर मतलब एक जंगली प्रकार, एक जंगली बेर होते हैं यह, और वह तोड़ कर खा रहे थे गांव के ही वृक्षों से। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। और इनके जो बड़े भाई है इनको बुलाया था, ऐसा दूसरे जो लोग हैं उन्होंने बताया था। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा हुआ मतलब डरा हुआ, क्योंकि लेखक का यह अनुभव था अगर इनसे कुछ गलतियां हो जाती तो इनके जो बड़े भाई है वो उम्र में इनसे काफी बड़े हैं, गलतियां होने पर वह उनकी पिटाई भी कर देते थे, इसलिए उनको बहुत डर लग रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। कसूर मतलब गलती। अब ये रास्ते में चलते चलते सोच रहे हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से भाई ने बुलाया है। देखो बच्चों, कभी कभी आप भी ये सोचते होंगे, कभी कभी आपको भी आपके पेरेंट्स बुलाते हैं जल्दी जल्दी में, या फिर कोई स्कूल से भी अगर कुछ बुलावा आता है या फिर आपके पेरेंट्स को आता है, तो बच्चों को कई बार ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलती की है इसलिए उनको बुलाया होगा।
तो ऐसा ही लेखक को लग रहा था कि शायद उनका कुछ कसूर हुआ है, कुछ गुनाह किया है, इसलिए बड़े भाई उनको पीटने के लिए बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। आशंका मतलब डर, पेशी मतलब दंड मिलना। अब यह डरते डरते घर में तो घुस गए, लेकिन उनको यह लग रहा था, उनको शंका यह हो रही थी कि बेर खाने के अपराध में शायद उनकी पिटाई या फिर दंड मिलेगा। दरअसल कुछ जो खट्टे बेर होते हैं उसकी वजह से हमें खांसी भी होती है, इसलिए हमारे जो घर वाले होते हैं हमें ऐसी चीजों से परहेज रखने के लिए बोलते हैं कि तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, अगर खट्टे बेर खाओगे तो खांसी आ जाएगी, इमली खाओगे तो खांसी आ जाएगी। इसीलिए घर के जो बड़े होते हैं वो हमें कहते हैं कि तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ। इसलिए लेखक को भी ऐसे ही लग रहा था कि बेर खाने के अपराध में अब उनको मार मिलने वाली है। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। जब लेखक ने देखा कि घर के आंगन में जो उनके बड़े भाई है वो पत्र लिख रहे हैं किसी को, तो उनका यह डर दूर हो गया कि अब हमारी पिटाई नहीं होने वाली, शायद कुछ काम बताने के लिए बुलाया होगा। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। फिर इनके जो बड़े भाई है उन्होंने एक काम के लिए बुलाया था। काम ये था कि वो पत्र लिख रहे थे किसी को, और वह कह रहे थे कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। मक्खनपुर जो गांव है जो उनके पास में है वहां पर जाओ, और वहां का जो डाक खाना है मतलब पोस्ट ऑफिस है, वहां पर तुम ये चिट्ठियां डाल आओ। तेजी से जाना मतलब बहुत तेज दौड़ते हुए जाना, ताकि शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। मतलब जो बस देखो, जो डाक व्यवस्था आपको पता ही होगी कि आपको पहले 6th स्टैंडर्ड में 7th में इससे जुड़े लेसन थे कि उसमें हमने बताया था कि जो बस होती है उसमें ये जो पोस्टमैन होते हैं वह उस चिट्ठियों को डाल देते हैं। फिर जहां पर वो बस जाने वाली है उस गांव में यह चिट्ठियां पहुंच जाती है। फिर वहाँ के कंडक्टर जो होते हैं वहाँ के जो बस स्टैंड है वहां पर वो चिट्ठियां देते हैं और पोस्टमैन आकर वो ले जाता है। तो इसलिए भाई साहब ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि शाम की जो बस निकल जाएगी उसमें यह चिट्ठियां चली जाएंगी, इसलिए तुम जल्दी से जाना। और ये बहुत जरूरी है, मतलब बड़े भाई साहब के कुछ काम की चिट्ठियां थी, चिट्ठियां मतलब पत्र थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से लेखक को बुलाया था। जाड़े के दिन थे ही, जाड़े मतलब बहुत ही ठंड के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कम कभी लग रही थी, मतलब हवा के प्रकोप से मतलब हवा का जो क्रोध है, बहुत ही तेजी से हवा आ रही थी और उसकी वजह से कम कभी लगना मतलब बहुत ही ठंड लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मतलब हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ होता है। ठिठुरा मतलब रुकना। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, धोती मतलब कपड़े से बांधा। लेखक को बहुत ही ठंड लग रही थी, क्यों, इसीलिए उन्होंने धोती से मतलब उस कपड़े से उन्होंने अपने कानों को बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुजाने मतलब भुनवाने के लिए उन्होंने थोड़े से एक चने थे वो लेखक के पास दे दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। जब लेखक छोटे थे तो उनके पास एक बबूल का पेड़ आपको पता होगा, वहाँ बबूल का एक डंडा इनके पास था और उस डंडे से इनको बहुत ही प्रेम था, मोह था। मोह मतलब प्रेम था। इतना मोह था, इतना प्रेम था कि अब इस उम्र में, अब लेखक बड़े हो चुके हैं, अब इस उम्र में उनको राइफल मतलब बंदूक से उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम उनको बचपन में उस बबूल के डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। लेखक का जो डंडा है अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन मतलब मौत होना, नारायण वाहन होना मतलब मौत होना। क्योंकि लेखक जब छोटे थे तो बहुत साहसी थे। गांव के बच्चे ज्यादा साहसी होते हैं, लेखक भी ऐसे ही साहसी थे, इसीलिए अपने डंडों से उन्होंने कई सांपों को मारा था। दरअसल गांवों में कई जगह पर सांप पाए जाते हैं, खेतों में पाए जाते हैं। अगर कोई पानी का कुछ नाला वगैरह हो या फिर नदी हो, वहां पर भी सांप काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सांपों को लेखक ने उस अपने बबूल के डंडे से मारा था।
इसलिए लेखक को उस डंडे से बहुत ही प्रेम था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झूरे जाते थे। देखो, इस डंडे का, जो बबूल का डंडा है, उसका दूसरा उपयोग भी बताया कि मक्खनपुर के स्कूल जहां पर लेखक जाते थे और गांव के बीच पड़ने वाले, मतलब जो मक्खनपुर है बाजू वाला गांव था और लेखक जिस गांव के थे, इन दोनों गांवों के बीच में आम के पेड़ होते थे और इस पेड़ों से प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष, हर साल आम झूरे जाते थे। आम झूरना मतलब आम तोड़ते थे लेखक और उनके जो दूसरे साथी है वह। मतलब यह डंडा उनको सिर्फ सांप को मारने के लिए काम आता था ऐसा ही नहीं है, दूसरा उपयोग था कि आम भी तोड़ने का काम इस डंडे से किया जाता था। इस कारण वह मुक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, इसलिए लेखक को यह डंडा बहुत ही मुक डंडा, मुक मतलब चुप बैठने वाला, क्योंकि डंडा या फिर लकड़ी कुछ बात नहीं करती है, इसलिए लेखक ने उसको मुक कहा है। और सजीव सा मतलब जीवित प्रतीत होता था, क्योंकि बहुत सारा काम ये डंडा करता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन मतलब खुश चेहरा, यहाँ पर लिख कर दिया है मैंने। बहुत ही खुश चेहरा था इनका। क्यों खुश हुए थे ये? क्योंकि उनको दूसरे गांव में जाना था जहां पर बीच में आम के पेड़ भी बनते थे, और दूसरा कारण यह था कि उनको मार नहीं मिलने वाली थी, जो कि पहले उनको लग रहा था। और फिर ये बहुत ही तेजी से मक्खनपुर की ओर जाने लगे। चिट्टियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। देखो, उनका जो कुर्ता था उस समय में, उस कुर्ते को जेब नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो सर पर पहनी हुई टोपी थी उसमें चिट्ठियों को रख दिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। देखो, लेखक और उनके छोटे भाई बहुत ही उछल कूद मचाते हुए, खेलते हुए एक ही सांस में, मतलब बहुत तेजी से गांव से 4 फरलांग, फरलांग मतलब फलांग या फिर टांग लगाकर वह उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। मतलब लेखक को अगर किसी काम के लिए भेज दिया जाए तो सीधा वो काम करने की उनकी आदत नहीं थी। यहाँ वहाँ घूमना या फिर रास्ते में कुछ दिखाई दे तो उसके साथ में समय बिताना, ऐसा उनका स्वभाव था। तो ठीक वहां पर उस कुएं में के पास गए। उस कुएं में एक भयंकर बहुत ही बड़ा काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था। कच्चा मतलब सीमेंट या फिर ईंट से वो बंधा नहीं था, ऐसे ही सिर्फ खोदा गया था उसको। और 24 हाथ गहरा था, मतलब काफी गहरा था यह कुआं। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब 2 महीने पहले लेखक को पता चल गया था कि उस कुएं में एक काला सांप पड़ गया है। बच्चे नटखट होते हैं। नटखट मतलब शरारती होते हैं। लेखक ये खुद मानते हैं कि बचपन में वो काफी नटखट थे और उनके जो दूसरे साथी है वो भी काफी नटखट थे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। बानर टोली मतलब बंदरों का झुंड। मतलब ये खुद को ही बानर टोली कहते हैं, क्योंकि जैसे बंदर मस्ती करते हैं, यहाँ से वहां दौड़ते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेखक और उनके जो दूसरे साथी थे वो खुद को बंदर की टोली या फिर बानर की टोली मानते हैं। शायद इनके गांव में स्कूल नहीं होगा, पाठशाला नहीं होगी, इसलिए उनको पढ़ने के लिए मक्खनपुर जाना होता है। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना मतलब उस कुएं में झांकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। मतलब लेखक काफी शरारती थे और काफी साहसी थे, क्योंकि दरअसल हमें कुएं में या फिर किसी जो बहुत ही पानी वाली जगह है वहां पर जाने के लिए कभी कभी बच्चों को डर लगता है। कुएं में तो डर ही लगता है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शायद हम गिरेंगे उसमें, इसलिए कुएं में झांकने से पहले तो डर लगता है। लेकिन लेखक काफी साहसी थे, इसलिए सबसे पहले उस कुएं में उझकना मतलब पंजे के बल उचक कर झांकना, ऐसे पहले लेखक ही थे उन बच्चों में। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। ढेला मतलब एक कंकड़ उन्होंने उस कुएं में डाला। उनको ये जानने की इच्छा थी कि आवाज कैसी आती है कुएं से। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि मतलब गूंज
जैसे कि हम आवाज देते हैं तो फिर जो आवाज आती है हम उसको प्रतिध्वनि या फिर गूंज कहते हैं, वो कैसे आती है ये जानने की लेखक की इच्छा थी, सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी। फुसकार मतलब किसी सांप की आवाज उनको सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। मतलब लेखक और उनके साथी काफी चकित हो गए, क्योंकि वो कुएं के पास तो हमेशा ही जाते थे, लेकिन कभी सांप की फुसकार उनको सुनने को नहीं मिली। इसलिए वो काफी चकित हो गए, मतलब बहुत ही हैरान हो गए, जैसे किलोले करता मतलब खेलता हुआ मृग समूह, मृग मतलब हिरन और समूह मतलब झुंड, मतलब हिरणों का झुंड, समीप मतलब बाजू का जो कुत्ता है उसकी भौंक से, कुत्ते की आवाज से जैसे चकित हो जाता है, वैसे वह सारे बच्चे चकित हो गए। हिरन क्यों चकित हो जाता है कुत्ते से? क्योंकि उसको डर होता है कि शायद कुत्ता उनके ऊपर हमला कर दे, इसलिए वो काफी चकित हो जाते जैसे हिरन जैसे चकित हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो बच्चे हैं लेखक और उसके साथी काफी चकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। मतलब चकित हो गए थोड़े ही देर के लिए, लेकिन फिर से वो मस्ती करने लगे और उस कुएं के अंदर उन्होंने एक एक ढेला फेंकना शुरू कर दिया। क्योंकि लेखक और उनके साथियों को यह पता था कि जो सांप है वो ऐसे ही ऊपर नहीं आ सकता है, इसीलिए उन्होंने यह साहस किया। कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। कहे लगाना मतलब ठहाका लगाना, मतलब जोरों जोरों से हंसने लगे। देखो, किसी प्राणी को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं होती है। उस सांप ने या फिर किसी भी प्राणी ने हमारा पहले कुछ बिगाड़ते नहीं है, फिर भी लोग उनको परेशान करते ही रहते हैं। ठीक वैसे ही लेखक ने किया। दरअसल उस सांप ने लेखक का उनके दोस्तों को कुछ नहीं बिगाड़ा था, बेचारा तो वो ऐसे ही गिर गया था, लेकिन फिर भी लेखक और उनके दोस्त उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, कंकड़ फेंक रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मतलब इन बच्चों का ये रोज का खेल हो चुका था। जब ये अपने गांव से मक्खनपुर स्कूल जाते थे और आते वक्त भी इस कुएं में पत्थर फेंकते थे और उस सांप को परेशान करते थे। ये मतलब उनका रोज का ही खेल बन चुका था। हम ऐसे कई इंसानों को या फिर बच्चों को या फिर बड़े लोगों को भी देखते हैं कि प्राणियों को बेवजह से उनकी हत्या करते हैं या फिर उनको परेशान करते हैं। उनके ऊपर पत्थर फेंकना, कंकड़ फेंकना, फिर अगर कुत्ते हो वो भौंकते हैं तो इनको बहुत मजा आता है। पता नहीं उन ऐसे लोगों को क्या मजा आता है दूसरे प्राणियों को परेशान करके। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि हमें हमेशा भूत दया दिखानी चाहिए, प्राणियों के ऊपर हमें दया करनी चाहिए, न कि उनको परेशान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे प्राणियों को परेशानी में डालकर बहुत मजा आता है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। लेकिन लेखक तो ये बचपन में कर रहे थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। मतलब जब लेखक जाते थे तो एक हाथ में टोपी लेते थे, फिर दूसरे हाथ से पकड़ उस कंकड़ को पकड़कर उस कुएं में फेंकते थे। ये उनकी आदत बन गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। देखो, लेखक साहस किस बात में मानते थे? उस कुएं में पत्थर फेंकते थे और सांप की फुसकार का मतलब उस आवाज सांप से निकलवा लेने में उनको बहुत ही साहस प्रतीत होता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो उठी, क्योंकि ये उनकी रोजाना की आदत थी। जब वह मक्खनपुर जाते थे स्कूल के बहाने या फिर किसी दूसरे काम से, तो उनकी आते जाते वक्त यही आदत थी, उस कुएं में पत्थर फेंकना और सांप की आवाज सुनना। अपनी आदत से मजबूर थे और उनकी जो सांप की आवाज सुनने की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मतलब मन का किसी विषय की ओर झुकान, ये उनकी रोज की आदत थी, इसलिए वह प्रवृत्ति उनकी जाग उठी। मैं कुएं की ओर बढ़ा, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। जैसे बड़ा भाई मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। फिर आगे लेखक ही आ गए और उनका जो छोटा भाई है
वह लेखक के पीछे, जैसे कि उदाहरण दिया है, बड़े मृगशावक, मृग मतलब हिरण, शावक मतलब बच्चा, जैसे बड़े हिरण के बच्चे के पीछे छोटा मृगशावक मतलब छोटा हिरण का बच्चा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से लेखक आगे और उनके पीछे जो दूसरा उनका छोटा भाई है वह थे। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। मतलब जिस प्रकार से वो हर रोज ही करते थे, एक ढेला मतलब छोटा सा जो पत्थर होता है उन्होंने वह उठाया और एक हाथ से टोपी उतारी अपने सर से और ढेला गिरा दिया, सांप पर ढेला गिरा दिया उन्होंने उस कुएं में। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। बिजली सी गिर पड़ी यह मुहावरा है, इसका मतलब है अति भयंकर का अनुभव होना या फिर अति भय का अनुभव होना। उनको बहुत ही भय या फिर डर लगा। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात का अब तक स्मरण नहीं। मतलब लेखक को बहुत डर लगा, सांप से नहीं डर लगा, क्योंकि उन्होंने जो टोपी फेंकी थी उसके अंदर, उस टोपी के अंदर उन्होंने जो उनके बड़े भाई ने जो चिट्ठियां दी थी डाक खाने में डालने के लिए, वह जो चिट्ठियां थी वह उस कुएं के अंदर गिर गई थी। इसीलिए लेखक को काफी डर लगा। इस डर की वजह से उन्होंने ये सुना भी नहीं कि सांप ने फुसकार लगाई या नहीं, या फिर पत्थर उस पर गिरा या नहीं। पहले तो वो काफी डर गए, क्योंकि वो जो महत्वपूर्ण चिट्ठियां थी उनके भाई की वह उस कुएं में गिर गई थी। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई? मेरी तो जान निकल गई। मतलब लेखक इतने डर गए कि यह अकस्मात ही हुआ। अकस्मात मतलब अचानक, उनको कभी नहीं लगा कि चिट्ठियां भी गिर जाएगी पत्थर के साथ साथ, इसलिए वो बहुत ही डर गए। उन्होंने एक उदाहरण देकर हमें समझाया है, जैसे ही हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर मतलब घायल होने पर निकल जाती है गोली लगने की वजह से, उसी प्रकार और वह तड़पता रहता है हिरण, अगर उसको कोई गोली छूकर चली जाती है तो बहुत ही तड़पता रहता है। उसी के भांति, हिरण के भांति ही, हिरण की तरह ही लेखक काफी डर गए और लेखक की मतलब मानो जान ही निकल गई, मतलब बहुत डर गए। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा। झपटा मतलब हाथ से पकड़ने की कोशिश की, शायद वो चिट्ठियां उनके हाथ में आ जाती। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। मतलब लेखक ने इतनी तेजी से उस चिट्ठियों को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कि घायल जो शेर है वह शिकारी को पेड़ पर पकड़ने की कोशिश